कि आप चाहते हैं कि जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में है भाई साहब केवल उसी को पढ़ना है हमको और बाकी को छोड़ देना है, और नहीं अगर बाकी को चाहते हैं आप सब। नमस्कार भाई बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। तो भाई साहब आज बात करने वाले हैं हम इकाई आव्यूह। इससे पहले हमने बात किया था कि आव्यूह में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, कितने टाइप के पूछे जाते हैं। उससे पहले हमने आव्यूह के प्रकार भी बताए थे, ठीक है। तो इन सभी वीडियो को आप जरूर देखिएगा भाई साहब, और कॉपी और कलम के साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, ठीक है ना। मेरे क्लास में नोट्स ही बनाना है आपको अच्छे तरीके से, एक एक क्वेश्चन का देखना है सोल्यूशन इसमें। इकाई आव्यूह, अदिश आव्यूह, त्रिभुजाकार आव्यूह के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ मैंने आपको बताया था, और वो चीज़ें क्या थी, तो वो थी यहाँ पर के सर विकर्ण आव्यूह। क्या बताया था हमने? विकर्ण आव्यूह, शायद आपको याद आ रहा होगा। क्या बताया था भाई साहब? विकर्ण आव्यूह। थोड़ा सा चर्चा मैं इस पर करता हूँ आपको, ठीक है। शायद ये समझ में ठीक से नहीं आया होगा। तो विकर्ण आव्यूह में हमने जैसे लिखा सर A11, A12, A21, A22, ये लिखा है हमने। इसमें कहा था कि सर इसका मुख्य विकर्ण कौन सा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मुख्य विकर्ण हमने बोला है, तो मुख्य विकर्ण बोला है तो इसका मतलब है कि सर यहाँ से ये वाला जो विकर्ण होता है, ऐसे तो भैया इसमें दो विकर्ण हैं। अरे कितने हैं? दो हैं। एक तो विकर्ण ये वाला होता है, एक विकर्ण ये वाला होता है। पर मुख्य विकर्ण की बात होती है तो कभी भी आपको इधर से ही लेना पड़ेगा। किधर से सर? इधर से ही लेना पड़ेगा, यही इसका मुख्य विकर्ण होता है। और मुख्य विकर्ण को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ये बनते हैं आपके वो शून्य होते हैं। क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ऐसे ही विकर्ण को क्या कहा जाता है? विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकर्ण आव्यूह। कहने का मतलब कि सर इसका भी मान 0 होगा और इसका भी मान क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसे विकर्ण आपके क्या कहलाएंगे? मुख्य विकर्ण कहलाएंगे। लेकिन इन दोनों का मान क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात आती है सर कि इसको कोटि लिखने के लिए, तो कोटि लिखने के लिए हम बताए थे कि सर इधर 1 2, इधर भी 1 2, यानी कि R इंटू सी, और R इंटू सी जो है ये कितने का है सर? 2/2 का है, यानी कि 2 क्रॉस क्या है? 2। अगर कोटि पूछता है तो ऐसे करके हम लोग दिखाते हैं भैया, गिनिए रो को और गिनिए कॉलम को, ठीक है। यानी कि पंक्ति और उसके बाद से क्या होता है? स्तंभ होता है, उसी को तो कोटि बोला जाता है ना। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब है कि 2/2 की कोटि का ये आपका आव्यूह है, ठीक है। ये बराबर मुख्य विकर्ण समझ में आ गया। तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण क्या हुए? अशून्य होते हैं, मतलब शून्य नहीं होंगे। 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना। लेकिन ये वाला क्या होगा? शून्य होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि सर 1 1 देख रहे हैं, और जब 1 1 देख रहे हैं तो I बराबर क्या है यहाँ पे? सर I बराबर यहाँ पे J है। I बराबर क्या है? J है। तो I बराबर यहाँ पे J हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। जो शून्य नहीं होगा तो मुख्य विकर्ण आव्यूह हो जाएगा, ठीक है। यानी कि I और J दोनों समान समान होंगे। देखिए 1 1 2 2 है ना, बिल्कुल। अगर यदि I बराबर नॉट इक्वल टू J है भैया, इसका मतलब है कि सर 1 2 और 2 1 की बात हो रहे हैं। और ये कैसा होता है? इसका मान जो होता है शून्य ही होता है। मतलब अगर I बराबर J नहीं होता है तो उसका मान शून्य होता है, अगर I बराबर J होता है तो उसका मान शून्य नहीं होता है। ऐसे को ही क्या कहा जाता है? ऐसे को ही विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। अब तो और अच्छे से क्लियर हो गया होगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग इकाई आव्यूह की। सर किसकी आव्यूह की? इकाई आव्यूह की। तो देखिए इकाई आव्यूह क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हेडिंग दीजिएगा इकाई आव्यूह, या इसी को नाम देते हैं हम लोग क्या? तत्समक आव्यूह। तत्समक का नाम आपने सुना होगा, क्लास 6 7 8 में बताया जाता है। वहाँ पे बताया जाता है कि सर तत्समक वो होता है जिसमें कोई भी अंक जोड़े या उससे गुणा कराए तो सेम वही मान आपको क्या हो? प्राप्त हो। कहने का मतलब कि सर कहा जाता है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि जो तत्समक होता है ना वो आपका 1 होता है, यानी कि 1 में जोड़ो तो जो पहले जोड़े हो वही संख्या प्राप्त होगी, अगर 1 से उसमें गुणा करो तो वही संख्या ही आपको आएगी, ठीक है। तो इसको तत्समक कहा जाता है, ठीक है ना। उसके बाद से बात करें हम लोग कि ये होता क्या है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई आव्यूह दे दिया आपका A11, A12, A13, कोई भी दे दे, ठीक है। A21, A22, A23, फिर से यहाँ पे बात करें तो A31, A32, ये 33। क्या हम याद किए हैं? ये याद करने वाला थोड़ा है भाई साहब। ये 1 1 करके ऐसे जाएगा, 2 2 जाएगा, 3 3 जाएगा, फिर से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कर देंगे, बस कहानी खत्म हो जाएगा। अब ये हो गया आव्यूह आपका, ठीक है। ये आव्यूह हो गया। तो इकाई आव्यूह क्या कहता है कि ऐसा आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव क्या होते हैं? 1 होते हैं। ध्यान से सुनिएगा,
ऐसा अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव का मान कितना होता है, 1 होता है, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इकाई अवयव, या उसी का नाम देते हैं हम लोग तत्समक अवयव। ठीक है, तो इसकी परिभाषा आप कॉपी में जल्दी से नोट कीजिएगा, नोट कीजिए। ऐसे विकर्ण अवयव लिखिएगा, ऐसे विकर्ण अवयव जिसके, ऐसे विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो, मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो, उसे क्या कहते हैं, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहते हैं। ठीक है, नोट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कहने का मतलब है कि सर यहाँ पर भी देखेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा, तो ऐसे अवयव क्या होगा, इकाई अवयव होगा, जिसके जगह पे क्या होगा, 1 1 होगा। अगर आई बराबर जे नहीं होता है तो उसकी जगह पे क्या हो जाएगा सर, 0 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरे सर 0 0 हो जाएगा, आसानी से हम लोग दिखा सकते हैं। तो कहेंगे सर इकाई अवयव में यही आ रहा है सर, इसका मुख्य विकर्ण चाहिए हमको, तो यही इसका मुख्य विकर्ण होता है। अरे होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि सर यहाँ पे 1 1 आना चाहिए। तो इसको दर्शाएंगे तो देखिए इन सभी को मिटा दीजिए, मिटाने के बाद से क्या दर्शा देंगे सर, यहाँ पे भी 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, और उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और बाकी सभी जगह क्या आ जाएंगे, बाकी सभी जगह आपके 0 आ जाएंगे, और यही अवयव क्या कहलाएगा आपका, यही अवयव आपका इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है, ये वाला। ठीक है, क्या कहलाता है, इकाई अवयव या तत्समक अवयव कहलाता है। आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको आई से लिखते हैं। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे 3/3 है सर, पंक्ति 1 2 3, पंक्ति भी आर 3 है, और स्तंभ भी कितने हैं आपके, 3 है, तो 3/3 का ये हो जाएगा आपका। ठीक है, 3 बाई कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको किससे लिखा जाता है, I2 से। ठीक है, I2 से, I2 का मतलब होता है कि 2/2 का, 2/2 का अगर कहा जाए तो क्या होगा, देखिए I2 का अर्थ होता है सर, यहाँ पर दिखा देते हैं, 2/2, यानी कि ये हो जाएगा 1 0 0, और फिर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2/2 का। ये 3/3 का है, तो इसको किससे दिखा सकते हैं हम लोग, I3 से भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका क्या है, I3 है। ठीक है, ये अवयव जो है कौन सा है आपका, I3 है, यानी कि इकाई अवयव ही है, सदिश अवयव है, लेकिन I3 है। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, आसानी से आपने समझ लिया, इकाई अवयव जिसको तत्समक अवयव भी हम लोग कहते हैं। अब यहीं पे बात करें, इसी से मिलता जुलता सदिश अवयव है। क्या है भाई साहब, सदिश अवयव है, ये भी सिंपल है। सदिश अवयव क्या होता है, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव का मान 1 न हो, 1 के अलावा कुछ भी हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका अदिश अवयव। क्या कहते हैं, अदिश अवयव कहते हैं। अदिश अवयव क्या होता है, ऐसे विकर्ण जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव का मान इकाई अवयव को छोड़कर कुछ भी हो, उसे हम लोग अदिश अवयव कहते हैं। क्या बात हुई सर, इसका मतलब कि सर यहाँ पे 1 1 नहीं होगा, क्या होगा, अरे यहाँ पे 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, समझ रहा है ना, 5 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाए यहाँ पे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे जो है आपका 1 नहीं होना चाहिए। तो देखिए 5 5 और क्या हो गए 5, इसका मतलब सर ये कौन सा भी हो गया, अदिश अवयव हो गया। इसको नाम क्या देंगे हम लोग, सर इसको नाम देंगे हम लोग अदिश अवयव। तो समझ में आ गया आपको कि अदिश अवयव क्या होता है, बिल्कुल। तो जल्दी जल्दी फटाफट नोट कीजिए इसको, ठीक है, अदिश अवयव को। तो लिखिए, ध्यान रखिएगा, अगर लिखना होगा परिभाषा तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसे विकर्ण अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो परंतु एक न हो, ऐसे अवयव जिनके मुख्य विकर्ण का अवयव समान हो परंतु एक न हो, ऐसे अवयव को क्या कहा जाता है, अदिश अवयव कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद से बात करेंगे हम लोग, एक चीज़ और यहाँ पे नोट करके एक लिखना है। क्या लिखना है सर, कि जब आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 तीनों में है, अगर 5 इसमें से कॉमन लेंगे तो सभी 5 बाहर आ जाएंगे, और जब सभी 5 बाहर आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 1 1 बन जाएगा। इसका मतलब है कि सर अभी पढ़ा था हमने इकाई अवयव, अगर इकाई अवयव में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए, अगर इकाई अवयव में किसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो उसका मान क्या बन जाता है सर, वो अवयव जो होता है वो आपका कौन सा बन जाता है, अदिश अवयव बन जाता है। अरे जैसे 1 1 है भैया, हमने कहा 5 से गुणा करा दो, तो 5 से गुणा कराओगे आप तो ये 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और जब 5 हो जाएगा तो मुख्य विकर्ण का अवयव क्या है, 1 है।
समान है परंतु एक नहीं है, यहाँ पे नहीं है, इस जिसके कारण इसमें गुणा कराने पर क्या बन गया आपका सर, आपका अदिश अवयव की बन गया। बस काम खत्म हो गया हमारा। तो एक पॉइंट नोट करके लिख लीजिएगा, नीचे लिखिएगा, नीचे जल्दी से फटाफट, ठीक है। लिखिएगा कि यदि किसी अचर से इकाई अवयव को गुणा कर दिया जाए, यदि किसी अचर से इकाई अवयव को गुणा कर दिया जाए, अचर का मतलब होता है 1 2 3 4 नंबर, कोई नंबर से गुणा कर दो, ठीक है। तो लिखिएगा यदि किसी इकाई अवयव से यदि किसी अचर से इकाई अवयव को गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त अवयव अदिश अवयव कहलाता है, ठीक है। ये भी आप बोल सकते हैं। तो प्राप्त अवयव क्या कहलाता है, अदिश अवयव कहलाता है। इसकी दूसरी भी परिभाषा आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके अवयव के प्रकार, जितने भी टाइप के अवयव आपके थे प्रकार में, सभी को हमने डिस्कस कर लिया, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपको समझ में आ रहा होगा तो ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा तेज़ बोल रहे हैं ना, मतलब फास्ट बोल रहे हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, सर थोड़ा स्लो, आराम से मैं आराम से भी पढ़ूँगा, ठीक है ना। कहीं पे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए, एक सवाल पूछा जाता है कि n गुणे n कोटि के विकर्ण अवयव के शून्यकों की संख्या, क्या पूछा जाता है, शून्यकों की संख्या। तो इसको नोट कीजिएगा अगला, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे भैया, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ दे कि n गुणे n कोटि की विकर्ण, n गुणे n कोटि की विकर्ण, n गुणे n कोटि की विकर्ण, n गुणे n कोटि की विकर्ण अवयव में शून्यों की संख्या, जैसे हमने कहा कि 2/2 है, बताइए 2/2 है, इसमें विकर्ण में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो आप तो जल्दी बता देंगे सर, देखे हैं उसमें 2 आपके शून्य होते हैं, पर ये आएगा कैसे, इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, क्या होता है इसका फार्मूला होता है, वो होता है n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1, और n बराबर क्या हो जाएगा 2 रखिए, 2 इंटू 2 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 2 आ जाएगा, मतलब इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर कह दे 4/4 है, बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो 4/4 है, तो सर 4 इंटू 2 4 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 4 इंटू 3 बराबर क्या हो जाएगा सर 12 हो जाएगा, यानी कि इनमें शून्यों की संख्या 12 आ जाएगी। ईजी है ना, आसानी तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि n इंटू n कोटि के अवयव में शून्यकों की संख्या, ठीक है, इसमें तो हो गया विकर्ण अवयव में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो विकर्ण अवयव में शून्यकों की संख्या इतनी हो जाएगी। विकर्ण अवयव की बात हो रहा है, ठीक है, किसकी, विकर्ण अवयव की। अगर यही पूछता, विकर्ण अवयव यहाँ पे पूछा, अगर यही पूछता कि त्रिभुजाकार अवयव में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, किसके बारे में, त्रिभुजाकार अवयवों की संख्या में, त्रिभुजाकार अवयव में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखिएगा, त्रिभुजाकार अवयव में शून्यकों की संख्या के लिए फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2। ध्यान रखिएगा, अगर त्रिभुजाकार में पूछ ले, ठीक है, किसमें पूछे, त्रिभुजाकार के रूप में पूछेगा शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है n इंटू n माइनस 1 क्या होता है 2 होता है, क्या होता है n इंटू n माइनस 1/2 होता है इसी की, ठीक है। यही सवाल पूछेगा आपसे, यही पूछेगा कि n गुणे n कोटि के विकर्ण अवयव में, विकर्ण अवयव की जगह क्या देगा, त्रिभुजाकार अवयव में शून्यकों की संख्या, त्रिभुजाकार अवयव में शून्यकों की संख्या, तो n इंटू n माइनस 1 क्या होता है 2 होता है। अब कहेंगे कि सर त्रिभुजाकार आया यहाँ पे, तो त्रिभुजाकार होता क्या है हमें तो पता नहीं है, तो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अगला हेडिंग दीजिएगा त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है, अगला हेडिंग दीजिएगा त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। देखिए त्रिभुजाकार अवयव, पहले यही बताना चाहिए था मुझे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार और एक होता है निचली त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव का मतलब कि सर जैसे बात करें हम लोग, A11 A12 A13, उसके बाद से यहाँ पे 0 होगा, फिर बात करें तो यहाँ पे A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे A क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी क्या होगा 0। यानी कि देखेंगे कि सर अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक होता है निचली त्रिभुजाकार अवयव, क्या होता है, एक होता है निचली त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है, और एक होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव, 2 होते हैं अवयव, ठीक है ना। एक निचली त्रिभुजाकार अवयव होता है और एक क्या होता है ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव होता है। तो देखेंगे कि नीचे जो है ये आपके तीनों जो है कैसे बन रहे हैं, एक त्रिभुज जैसे बन रहा है,
कैसे बन रहे हैं भैया, एक त्रिभुज जैसा बन रहा है ये वाला आपका, ठीक है ना। तो ये जो होता है निचली त्रिभुजाकार भी होता है, जो नीचे के ये अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, ठीक है ना। जो नीचे के इसके अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। उसी तरह से बात करें यहाँ पे, अगर ऊपरी त्रिभुजाकार तो A1 1 आ जाएगा, A2 2 आ जाएगा, A2 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे A3 3 1 आ जाएगा, और उसके बाद से A3 2 आ जाएगा, और बाकी सभी जगह क्या हो जाएंगे सर, 0 0 0, ठीक है। यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 0, ठीक है ना। ये 0 हो गया, फिर से ये 0 हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। ये वाला नहीं होना चाहिए, ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी एक त्रिभुज का क्या हो रहा है, एक त्रिभुज जैसी संरचना यहाँ पर भी आपकी बन रही है, ठीक है ना। तो जिसके कारण से ये ऊपरी त्रिभुजाकार होता है, नीचे बना है तो ये कौन सा होता है, निचली त्रिभुजाकार होता है। तो त्रिभुजकार में अवयवों की संख्या पूछेगा तो आपको क्या बताए थे सर, इसमें शून्यकों की संख्या पूछे तो इसका फार्मूला होता है n × n-1/2। जैसे देखिए ये 3/3 का है ना, 3/3 का, तो देखिए इसमें 3 शून्य है, देखिए 3 आएगा भी आपका, 3 × 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो देखिए 3 गुणे कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 2/2, 2 से 2 खत्म, आ गया कितना 3। तो त्रिभुजाकार आव्यूह में शून्यकों की संख्या अगर पूछे तो आप बता सकते हैं कि 3 होता है। अगर 4/4 का रहेगा तो 4 × 4 - 1/2, समझ रहे हैं ना, यानी कि 6 हो जाएंगे उसमें। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल सर। अगर 4 रहेंगे तो 4 × 4 में से 1 जाएगा 3/2, 2 दूना के 4, 2 3 कितना आ जाएगा 6। तो 2 सवाल आपको हमने बता भी दिया। एक पहला सवाल, ठीक है, पहला सवाल ये है कि यदि त्रिभुज में, ठीक है, विकर्ण के आव्यूह के शून्यकों की संख्या पूछे तो n × n-1 होता है। अगर यदि त्रिभुजाकार आव्यूह में पूछे शून्यकों की संख्या तो n × n-1 क्या होता है, 2 होता है। आपको ये 2 फैक्ट याद रखना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है प्रश्नावली पे अब चलेंगे और देखेंगे एक एक सवाल को, एग्जाम्पल से दिए गए हैं कुछ, आप उनको भी हल कीजिएगा, ठीक है। ऐसे तो मैं चाहता हूँ कि मेन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है वही मैं आपको बताऊँ करना, तो मैं बाकी को भी हल कराऊंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं आपको पहले हल कराऊंगा, फिर बाद में आप कमेंट करके बताएंगे भाई साहब, तब हल कराऊंगा। कमेंट नहीं करेंगे भैया तो हम नहीं बताएंगे, समझ रहे हैं ना। कमेंट करके ज़रूर बताइए मेरे भाई कि मुझे सर इस सवाल का जवाब चाहिए, जो प्रश्नावली हम पढ़ा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर वही केवल हल कराइए, मैं वही हल कराऊंगा आपको, समझ रहे हैं ना। बस आप मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।